भारत की आज़ादी की लड़ाई में दिखे हीरो तो बहुत हुए, लेकिन एक नाम है जो आज भी सुनते ही रगों में इनकलाब दौड़ा देता है, शहीद ए आज़म भगत सिंह। तो चलिए आज उनकी ही कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ कोई कोटेशन नहीं है। ये तो भगत सिंह की पूरी जिंदगी का कह लीजिए फलसफा था। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी की पूरी अपने उसूलों और अपने देश के नाम कर दी उन्होंने। और पता है, यही वो उम्र थी जब उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सिर्फ 23 साल, सोचिए जरा। आखिर इतनी कम उम्र में एक नौजवान ने ऐसा क्या कर दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर हुकूमत उससे डरने लगी थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धमाके से, लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। ये एक ऐसा धमाका था जिसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि एक सोई हुई बहरी सल्तनत को गहरी नींद से जगाना था। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। माहौल एकदम गर्म था। वहां दो बहुत ही दमनकारी बिल पास होने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। अब इनका सीधा सीधा मतलब था कि मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लो और क्रांतिकारियों की आवाज को कुचल दो। ठीक उसी वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में खाली बेंचों पर 2 बम फेंके। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था, किसी का खून बहाना नहीं, बल्कि उन पर्चों के जरिए अपनी आवाज पहुंचाना जो उन्होंने बमों के साथ हवा में उछाले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहीं खड़े रहे अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करते हुए। और जब उन्होंने गिरफ्तारी दी तो उनके लबों पर सिर्फ एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। अब देखिए, हम सबने ये नारा सुना है। इसका मतलब सिर्फ लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन तक ही सीमित नहीं था। भगत सिंह के लिए इनकलाब का मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए ये एक ऐसी क्रांति थी जो सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं थी, बल्कि हर तरह के शोषण, हर तरह के अन्याय और समाज में फैली हर गैर बराबरी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर सिर्फ 23 साल के एक लड़के के अंदर विचारों की इतनी बड़ी आग जली कैसे? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उनके बचपन तक। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा स्कूल से बंक मारकर सीधा जलियांवाला बाग पहुंच जाता है। वहां उस नरसंहार के बाद की खून से सनी मिट्टी को वो एक छोटी सी शीशी में भर लेता है, ताकि वो जुल्म उसे हमेशा याद रहे। ये थे भगत सिंह। फिर आया साल 1922, जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों को झकझोर कर रख दिया। उनका अहिंसा के रास्ते से कह सकते हैं भरोसा उठ गया। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ना शुरू किया और फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बनाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। और इसमें ये जो सोशलिस्ट शब्द है ना, ये उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता था। तो अब तक भगत सिंह का जो संघर्ष था वो विचारों का था, किताबों का था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें सीधी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी थी एक राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की। ये बात है 1928 की। साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में आग लगी हुई थी। हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में इस प्रदर्शन की कमान संभाले हुए थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। लाला जी के सिर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को वो शहीद हो गए। अपने सबसे बड़े नेता की इस तरह मौत ने भगत सिंह और उनके साथियों के अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जो बुझने वाली नहीं थी। तो अब क्रांतिकारियों ने कसम खा ली, लाला जी की मौत का बदला लेना है। निशाना कौन था? वही अफसर, जेम्स स्कॉट। ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद अपने मिशन पर निकल पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहचानने में एक छोटी सी चूक हो गई और स्कॉट की जगह मारा गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स। बस ये वो पल था जिसके बाद उनके लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब कहानी वापस आती है असेंबली बम कांड पर। गिरफ्तारी तो होनी ही थी, और सच तो यह है कि भगत सिंह यही चाहते भी थे, क्योंकि उन्होंने जेल और अदालत को अपनी आवाज, अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने का सबसे बड़ा स्टेज बना लिया था। कोर्ट में मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने अपनी दलीलों से, अपनी सोच से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है, हम एक ऐसी क्रांति चाहते हैं जो समाज के पूरे सिस्टम को ही बदल दे।
उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाजवादी भारत को बनाना है जहां असली राज मजदूरों और किसानों का हो और जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण न कर सके। और ये संघर्ष सिर्फ अदालत तक नहीं रुका, ये जेल के अंदर भी जारी रहा। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अंग्रेज कैदियों को तो सारी सुविधाएं मिलती थीं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, जबकि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता था। न खाने लायक खाना, न पढ़ने को कुछ, और रहने की जगह तो बस पूछिए मत। इस भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उन्होंने जेल के अंदर ही एक और जंग का ऐलान कर दिया। और ये जंग थी भूख हड़ताल की। भगत सिंह और उनके साथियों ने मांग रखी कि सभी राजनीतिक कैदियों को, चाहे वो भारतीय हों या अंग्रेज, बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। और इसी मांग के साथ उन्होंने जो भूख हड़ताल शुरू की, वो इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक बन गई। 1-2 दिन नहीं, पूरे 116 दिन। अब 116 दिन भूखे रहना कोई मजाक नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटे। पर इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हड़ताल के 63वें दिन उनके एक साथी जतिन दास भूख से शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इतना दबाव बना कि आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और उनकी ज्यादातर मांगें माननी पड़ी। लेकिन सॉन्डर्स हत्याकांड का जो केस था, उसमें तो जैसे फैसला पहले से ही तय था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो उनकी अमर विरासत की कहानी शुरू होती है। जरा उस आखिरी मंजर को सोचिए। फांसी पर ले जाने के लिए जेलर आता है और देखता है कि भगत सिंह बड़े आराम से, पूरी लगन से एक किताब पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब? महान रूसी क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी। जेलर ने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, 1 मिनट ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने शांति से वो पेज खत्म किया, किताब हवा में उछाली और फिर मुस्कुराते हुए अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ चले। वहां तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और आखिरी बार नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश हुकूमत उनके नाम से, उनकी लोकप्रियता से किस कदर डरती थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। फांसी की तारीख तय थी 24 मार्च, लेकिन उन्हें एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को चोरी छिपे फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सुबह हो गई तो पूरा देश सड़कों पर उतर आएगा और शायद वो इस बगावत को संभाल नहीं पाएंगे। अंग्रेजों को लगा कि भगत सिंह को फांसी देकर वो उनकी सोच को, उनके विचारों को भी खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत कोई अंत नहीं थी, वो तो एक शुरुआत थी। वो एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने देश भर के नौजवानों के दिलों में आज़ादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं था। असल में भगत सिंह को फांसी सिर्फ एक अफसर की हत्या के लिए नहीं दी गई थी। उन्हें फांसी दी गई थी उनके विचारों के लिए, क्योंकि हुकूमत उन विचारों से डरती थी और शायद इसीलिए वो आज भी हम सबके बीच जिंदा हैं। इस एक सवाल के साथ कि क्या वाकई किसी विचार को गोलियों से या फांसी के फंदों से मारा जा सकता है?